हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं रमेश चंद्र पटेल। ये लेक्चर सीरीज के अंतर्गत मैं हिंदी साहित्य के इतिहास की एक श्रृंखला के बीच मैं आपको उसके उप विषय के रूप में आज हम आपके सामने आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले द्विवेदी युग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। आशा है कि इस वीडियो में आप द्विवेदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को जान सकेंगे, जैसा कि समय सीमा, उसके बाद प्रमुख कवि और काव्य प्रवृत्तियाँ जो थी या साहित्य की जो धाराएँ उसमें चल रही थी, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतीय हिंदी युग के नाम से, फिर जागरण सुधार काल के नाम से हम द्विवेदी युग को देखते हैं। द्विवेदी युग का जो समय देखा जाता है साधारणतः ईसवी सन के रूप में अगर देखा जाए तो 1893 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक का स्वीकार किया जाता है। लेकिन अगर सही मायने में इसको देखा जाए तो यहाँ 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। लेकिन नई धारा द्वितीय उत्थान का जो समय हम रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखते हैं, वहाँ 1893 से स्वीकार करते हुए 1918 ईस्वी तक का स्वीकार किया जाता है। और यहाँ हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार, साहित्य के पुरोधा और भाषा के बहुत बड़े मर्मज्ञ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नामकरण किया गया। और हम इसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में अगर देखें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व सबसे इसमें प्रभावशाली है। तो हम ज़्यादा कुछ विस्तार न करते हुए प्रमुख रूप से महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं और इस काल के साहित्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी साहित्यकार हैं, उन बड़े कुछ साहित्यकारों की काव्य रचनाओं के बारे में हम आपसे बात करेंगे। लगभग जैसा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नामकरण किया जाता है, उनकी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 80 से अधिक रचनाएं हमको हिंदी साहित्य में देखने को मिलती हैं। और इस 80 से अधिक की जो हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं, इसमें गद्य और काव्य के विभिन्न रूप हैं और उनको गद्य और काव्य के निबंध नाटक के रूप में भी देख सकते हैं। हालांकि जैसा कि अगर देखा जाए तो द्विवेदी के नामकरण के पीछे अगर द्विवेदी जी के जो महत्वपूर्ण भूमिका रही उसको देखा जाए तो उनका मानना था कि साहित्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए और साहित्य के इस स्वरूप में किसको शामिल किया जाए, किसको छोड़ा जाए। तो मैं एक छोटा सा आपके सामने गद्य रखता हूँ और उस गद्य के माध्यम से, उस पंक्तियों के माध्यम से आप देखेंगे कि उनकी भावनाएं क्या थी, उनका विचार क्या था। उसके बारे में उन्होंने कहा कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियों पर निबंध लिखने से अब कोई आवश्यकता है, न स्वकीयों के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ऐसी अपार, ऐसी बड़ी विराट समझ रखने वाले साहित्यकार ही इस तरीके की बात कह सकते हैं। और इसी कारण से भारतीय जो हमारा द्वितीय जागरण काल के रूप में देखा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग उनके नाम पे कहीं न कहीं सार्थक है और संगत भी है। तो अगर हम देखें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, जो बहुत महत्वपूर्ण थी, उन रचनाओं के अंतर्गत इसमें इनकी अनुकृत भी रचनाएं हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाओं की रचना तो की ही, लेकिन उसमें जो प्रमुख रही जैसे काव्य मंजूषा, सुमन, कानकोई अबला विलाप, देवी स्तुति, और हम देखने को पाते हैं
महत्वपूर्ण रूप से बहुत सारे महत्वपूर्ण निबंध हैं जो कि साहित्य के महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है। इस प्रकार से हम देखें तो इस काल में हरिऔध जी की रचनाएं परिप्रवास, परिजात, वैदेही वनवास, जो वास्तव में हिंदी साहित्य के एक प्रस्थान बिंदु हैं और प्रबंध काव्य के। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हरिऔध जी की और सारी अन्य रचनाएं जो हमें देखने को मिलती हैं, कृष्ण शतक है, रसिक रहस्य है, प्रेम प्रपंच है, प्रेमवाबुद्ध और चुपते चौपते हैं, प्रसून, पदम प्रसून है, बोलचाल है, हरिऔध सतसई है। इस प्रकार से बहुत सारी रचनाएं हम देखने को पाते हैं और इनका रसकलश नामक एक रीति ग्रंथ भी है, जिस रीति ग्रंथ में रीतकालीन जो हमारे बहुत सारे इस प्रकार के ग्रंथ में देखने को मिलते हैं, उस परंपरा को कहीं न कहीं यहाँ पे इन्होंने निर्वाह किया है। और हम देखें तो इसमें इस कड़ी में रामचरितोपाध्याय का भी नाम बड़ा महत्वपूर्ण है एक सूक्तिकार के रूप में। और उनकी प्रमुख रचनाएं जो थी रामचरित चिंतामणि, राष्ट्रभारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, ऐसी बहुत इनकी रचनाएं इस काल में महत्वपूर्ण थीं। और इस काल की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार में अगर देखा जाए तो द्विवेदी युग को कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सारे साहित्यकार वास्तव में बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन इस पूरे काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त पूरी तरीके से आच्छादित करते हैं। और उनका जो इस साहित्य के इस कालखंड में योगदान रहा बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट जैसे जो अगर देखा जाए तो रंग में भंग और किसान कविता जो इस कालखंड के अंतर्गत आती है, और उन्होंने जो भारतीय समाज के अंतर्गत छोटे छोटे तथ्य थे, पहलू थे, जैसे चींटी पर एक बहुत बड़ी कविता है पंत जी की, ताज पर है और सारी गुप्त जी की। तो ऐसी कविताएं जो हैं, इन कविताओं में हम यह देखने को पाते हैं कि जो द्विवेदी जी की अवधारणा थी कि छोटे से छोटे जो बिंदु हैं उस पर रचनाएँ की जा सकती हैं, तो वह कहीं ना कहीं इस चीज़ को करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और इन्होंने 1908 में साकेत जो 1912 में संपादित हुआ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी मैथिली शरण गुप्त की। और कहीं न कहीं जो इस कालखंड की एक बहुत बड़ी सोच थी, उस सोच को नारी उत्थान की उसको इन्होंने प्रतिपादित किया है। और इसी तरीके से हम बहुत सारे साहित्यकार हैं जो द्विवेदी मंडल या द्विवेदी मंडल के प्रमुख साहित्यकारों से बाहर थे। नाथूराम शर्मा शंकर ने भी बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन की रचनाएं, देवी राय पूर्ण की रचनाएं इस कालखंड में समाहित की जाती हैं और उनकी कविताओं को स्थान मिलता है। इसी कालखंड के अंतर्गत कामता प्रसाद गुरु की कुछ रचनाएं देखने को मिलती हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचनाएं देखने को मिलती हैं, ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचनाएं, मुकुटधर पांडे की रचनाएं हमें इस कालखंड के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे कवियों का छोटा बड़ा योगदान रहा और वह इस कालखंड के बारे में लिखते रहे। अब महत्वपूर्ण यहाँ पे पहलू है कि इस कालखंड के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ या शैलियों का परिवर्तन हुआ, उस पर देखना है। जैसा कि यह पूरा कालखंड जो हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, इस कालखंड के अंतर्गत वह बहुत सारी चीज़ें जो हम इसके पूर्व के भारतीय युग में देख चुके हैं, उसका कहीं न कहीं एक सुधार या उसका सुधार के साथ साथ उसमें श्रेष्ठता भी आई, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जैसे कि हम द्विवेदी के अंतर्गत देख पाते हैं कि इस पूरे कालखंड में द्विवेदी जी का प्रभाव तो रहा ही, लेकिन वस्तुगत रूप से इसमें हम देखें तो वस्तु का शैली का परिवर्तन दिखाई पड़ता है। गद्य पद का हमें एक नए तरीके से इसमें आगमन दिखाई पड़ता है
क्योंकि जो इसमें हमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे भारतीय युग तक जो पुरानी कालखंडों की रूढ़ियाँ थी, वह रूढ़ियाँ कहीं न कहीं यहाँ पे पूर्णतः टूटती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि भारतीय युग तक वह कहीं न कहीं चलती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। और ब्रजभाषा की परिपाटी जो कि पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के पूर्णतः द्विवेदी युग में समाप्त हो जाती है, और जो कि भारतीय युग में कहीं न कहीं वह पूरी तरीके से चल रही होती है। भारतीय जी खुद उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं, हालांकि लास्ट अंतिम समय तक काफ़ी परिवर्तन आता है, खड़ी बोली में रचनाएं को उनकी मिलती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं इस काल में, और जो श्रृंगार की परंपरा पूर्व से चली आ रही थी, खासकर जिसका सर्वाधिक मतलब अगर देखने को मिलता है प्रयोग तो रीतकाल में मिलता है, वह परंपरा भारतीय युग तक काफ़ी कमज़ोर पड़ी, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाई। लेकिन द्विवेदी युग में द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनकी साहित्य के प्रति समझ थी, वहाँ पे अगर देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से श्रृंगार की प्रथा समाप्त होती दिखाई पड़ती है। और इस नवीन कालधारा में बड़े उद्रेक वेग से हुआ, और जिसके यानी जो प्राचीन ब्रजभाषा थी वो लुप्त प्राय हो गई, यानी पूरी तरीके से समाप्त हो गई। खड़ी बोली पूरे अपने वर्चस्व के साथ स्थापित होती है, और बहुत सारी रचनाएं इस काल में जो दिखाई पड़ती हैं वह खड़ी बोली के ही अंतर्गत दिखाई पड़ती हैं, और उनका ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। और खड़ी बोली के प्रथम जो यशस्वी रचनाकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं, श्रीधर पाठक जी हैं। उन्होंने अपनी संपूर्ण रचनाओं में खड़ी बोली का स्वर देने का प्रयास किया, लेकिन कुछ एक रचनाएं उनकी भी ब्रजभाषा में रही। महत्वपूर्ण है कि इस कालखंड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो काव्य में राष्ट्रीय भावना का जो स्वर, जो चेतना दिखाई पड़ती है राष्ट्रीयता की, वह इस काल के महत्वपूर्ण कवियों में, प्रमुख जो कवि थे उनके सभी रचनाओं में देखने को मिलती है। और नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, वास्तव में अगर साकेत की बात की जाए और हम देखें हरिऔध जी की रचनाओं में देखा जाए, और ऐसे बहुत सारे हमारे बीच के साहित्य हैं, रचनाएं हैं, जिनमें देखा जाए तो स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण था उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अगर देखा जाए यशोधरा को, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा करते हैं द्विवेदी कालखंड के अंतर्गत, तो हम यह देख पाते हैं कि जो पूर्व में नारी के प्रति दृष्टिकोण से उसके बीच और यहाँ के बीच में काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। परिवर्तन क्या है कि जैसे स्त्री शिक्षा को लेकर के, और स्त्री के जो भावनाएं थी वह कुल मिलाकर के उन सब दृष्टिकोण, उन सब भावनाओं को, जो एक भौतिक सुख की, श्रृंगार की वस्तु थी, या जब इच्छा हुई, जब समझ में आया उसको स्वीकार किया, त्याग किया, उस चीज़ के अंतर्गत, या ऐसी कुर्बानियाँ, ऐसे बलिदान नारियों के जिनको कभी स्मरण नहीं किया गया, ऐसे ऐसे पहलुओं पे हम देखते हैं कि कवि अपनी नज़र वहाँ तक ले जाते हैं और उनके व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हैं, समाज तक ले आते हैं। हम देखें तो बौद्धिकता इस काल की प्रमुख विशेषता रही, क्योंकि जितने भी हमारे इस काल के साहित्यकार दिखाई पड़ते हैं उनके अंतर्गत कहीं न कहीं बहुत सारी चेतनाएं ऐसे हमें दिखाई पड़ती हैं, बौद्धिकता दिखाई पड़ती है, जो इस काल में प्रमुख रूप से प्रभावी रहा। जैसे कि हम देखते हैं माइकल मधुसूदन दत्त ने अपने मेघनाद वध नामक महाकाव्य में अवतार के प्रति विद्रोह किया। इन्हीं जैसे एक रचना के अंतर्गत हम देखते हैं कि हे राम क्या तुम मानो हो या तुम भगवान नहीं हो। ऐसी बहुत सारी मतलब प्रासंगिक बातें होती हैं कि वह ईश्वरत्व, वह जो उनके अंदर का पौरुष था, जो ईश्वर की शक्तियाँ थी, वो कहाँ है, अर्थात क्या तुम मानो हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ बुद्धिवाद का प्रभाव द्विवेदी युगीन मानव जीवन पर बहुत व्यापक रूप से पड़ा। यानी
कहीं न कहीं ईश्वर का वह अस्तित्व या वह अवधारणा टूटती हुई दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग कई कई वर्षों से, सदियों से स्वीकार करते चले आ रहे थे। और राष्ट्रीयता के स्वर तो आपको पता ही है कि इसमें व्यापक रूप से हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं और उसकी चर्चा की जाती है। सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता जो इसकी प्रमुख रूप से प्रभावी थी, और इसमें जन्मभूमि और जन जो कि एक राष्ट्रीयता का परिचय तो थी, व्यापक रूप में भी थी, और वह एक छोटे रूप में भी हमारे सामने दिखाई पड़ती है। और वह जन्मभूमि हो या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा वातावरण हो जो पूरी एकता को, पूरे राष्ट्र की एकता को अपने उस शब्द के माध्यम से समाहित करता है, चेतना को लेके आता है। ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त किया गया है। इसमें चाहे रामराय त्रिपाठी की रचनाएं रही हों, चाहे नाथू शर्मा शंकर की रचनाएं रही हों, गुप्त जी की रचनाएं हैं, सभी की रचनाओं में इस प्रकार की भावनाएं हम देखने को पाते हैं। और किसी की हम नहीं कह सकते हैं कि इनकी रचनाओं में ऐसी भावनाएं नहीं थी, लेकिन व्यापक रूप से इन सब की रचनाओं में देखने को मिलता है। मानवतावादी विचारधारा इस काल की प्रमुख एक प्रवृत्ति रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसे कार्य हुए हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं कि मानवता को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, सबसे ज़्यादा उसको अहम स्थान दिया गया है। नायक नायिकाओं के नवीन भेद या लोक सेविका नायिकाओं जैसे इन सब मुद्दों को मतलब विषय परिवर्तित किए गए, उनके विषयों को थोड़ा मोड़ा गया। और उसमें हम देखने के लिए पाते हैं, उन्होंने इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा रसकलश में कि देश प्रेम का, जात प्रेम का, जन्मभूमि प्रेम का, लोक सेविका, धर्म प्रेम का इत्यादि नायिकाओं के नवीन रूपों की उद्भावना हुई, और जो नवीन विचारधारा के ही अनुकूल हैं। परिप्रवास की राधा लोक सेविका नायिका है, वह अपने प्रिय से अलग होकर रोती नहीं रहती, वरन समाज की सेवा में अपने प्रेम की चरम परिणति देखती है, और वह अपने प्रिय के समीप का त्याग भी लोकहित के लिए ही कर सकती है। प्यारे जीवे जगहित करे, गे चाहे न आवे। इस प्रकार की भावनाएं कहीं न कहीं से पूरे साहित्य में देखने को मिलती हैं। उस कालखंड में देखें तो साकेत, उर्मिला, कैकेयी, यशोधरा, द्वापर, विस्फुटता, ऐसी अनेक नारियां हैं जिनके माध्यम से इस साहित्य में नारी उत्थान या नारी उत्कर्ष की बात कही गई है। हम अगर इस प्रकार से देखें तो पंक्तियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारे उसके बीच में संदर्भ भी हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही बात करते हैं आज। सत्य और न्याय का समर्थन, इस कालखंड में सत्य और न्याय के भी बात को लेकर के समर्थन किया गया, और मानवीय गुणों की सहज स्थापना भी की गई। और हम देखें तो गद्य का भी इस काल में बहुत व्यापक विकास होता है, और गद्य की विभिन्न विधाओं का भी व्यापक विकास इस काल में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं भी इस काल में हमें दिखाई पड़ती हैं। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।